थे। उसकी बहुत लिटिल बिट वैल्यू ये मानते थे, उपयोगिता मानते थे। फिर एक मेथड आता है हमारा कंपैरेटिव मेथड। लेकिन कंपैरेटिव मेथड को ये मेन मेथड नहीं मानते थे, सब्स्टिट्यूट मानते थे, उसका सहायक एक तरह से मानते थे। सब्सिडायरी एक हम सहायक के तौर पे कंपैरेटिव मेथड को यूज करते हैं। जैसे एनिमल पर जो हमारे चल रहे थे, अब नॉर्मल व्यक्तियों पे चल रहे थे, बच्चों पर जो हमारे प्रयोग या काम चल रहे थे उस समय, तो कंपैरेटिव मेथड यूज कर लेते थे। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड में भी विलियम जेम्स ने दो बड़ी समस्याओं की बात की। एक तो जब इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम यूज करते हैं तो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज हमारे पास नहीं होती। मान लो मेरे मन में इस बोतल को देख के कोई विचार आया, या मान लो इस मोबाइल को देख के विचार आया, तो कई बार जो भाव मेरे अंदर उठा है उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड खोज पाना मुश्किल था। और दूसरी चीज ये थी साइकोलॉजिस्ट फॉलेसी। वो क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपको पेड़ के बारे में बहुत कुछ पता है, और जैसे ही इंट्रोस्पेक्शन वाला कोई व्यक्ति आपको पेड़ बोलता है तो आपके मन में पहले से बहुत सारे विचार आ जाते हैं। तो वो बहुत सारे विचार आना उसको बायस्ड कर देगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक टर्म बोली मोबाइल, अब मोबाइल बोलते ही उसके बारे में आपके मन में बहुत सारे विचार आ गए, तो जो मैं बताने वाला हूं उससे पहले ही आप बहुत सारे विचारों से प्रभावित हो चुके हैं, और उसमें आप कुछ ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से। तो इसको उन्होंने साइकोलॉजिस्ट फॉलेसी कहा। हालांकि इसको वुंट ने स्टिमुलस एरर कहा था। जिस स्टिमुलस एरर की हमने एक क्लास में बात की थी वो साइकोलॉजिस्ट फॉलेसी जैसा ही था। अब इसके पश्चात जी हम बात करते हैं इमोशंस की। इमोशन पे विलियम जेम्स का काम काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। उस समय सीजी लांजे अपना काम कर रहे थे इमोशन पे, और जिस तरह की थ्योरी उन्होंने दी, लगभग क्या हम कहें उसी तरह की थ्योरी या विचार विलियम जेम्स भी रखते थे। इसलिए इनकी थ्योरी को एक साथ संयुक्त करके भी देखा जाता है जेम्स लांजे थ्योरी। अब ये जेम्स लांजे थ्योरी इमोशन के बारे में उस तरह के विचार नहीं रखते जैसे ट्रेडिशनल हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने शेर या भालू आए, तो पहले मैं कहूंगा, मैं स्टिमुलस को देखूंगा जैसे शेर या भालू को देखा, फिर मेरे में डर का संवेग आएगा, फिर मैं वहां से भाग जाऊंगा। सामान्य हम यही मानते हैं, लेकिन इन्होंने उसको बदला, चेंज किया। इन्होंने कहा कि पहले जैसे लोग मानते थे कि पहले स्टिमुलस आएगा, फिर हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस होंगे, फिर इमोशनल बिहेवियर होगा, ऐसा मानते थे। लेकिन इन्होंने उसको चेंज किया। चेंज कैसे किया? कि पहले स्टिमुलस आएगा, फिर इमोशनल बिहेवियर होगा, और फिर इमोशनल एक्सपीरियंस आएंगे। जैसे मान लो शेर या भालू आया, पहले उसको देखा, फिर वहां से भाग गए। हम भाग गए क्योंकि हम डर जाते हैं। इमोशनल बिहेवियर कम्स फर्स्ट, देन इमोशनल एक्सपीरियंस। तो ऐसा कौन मानते थे? जेम्स लांजे मानते थे। हालांकि इनकी थ्योरी को बाद में कैनन बार्ड ने रिप्लेस किया, और कैनन बार्ड ने यह माना कि इमोशनल बिहेवियर और इमोशनल एक्सपीरियंस दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं। खैर, इसके अलावा विलियम जेम्स ने जो काम किया वो सेल्फ पे किया, सौ पे। सेल्फ से मेरा अभिप्राय वही है जो आज के समय में पर्सनैलिटी से लिया जाता है। यानी विलियम जेम्स जिस सेल्फ की बात करते हैं उसको आज हमारी साइकोलॉजी पर्सनैलिटी के नाम से जानती है। और इस सेल्फ को भी आगे जाके उसने एक हायरार्की में बांट दिया। उस हायरार्की में सेल्फ में सबसे नीचे इन्होंने मटेरियल सेल्फ को लिया। इस मटेरियल सेल्फ में व्यक्ति यानी हमारी जो बॉडी और उससे जुड़े पोजीशंस आते हैं, चाहे वो हमारे क्लॉथ्स हैं, चाहे मनी है, ठीक है, चाहे फर्नीचर है, ये सारी चीजें व्यक्ति के शरीर और उससे जुड़ी जो आवश्यकताएं हैं मटेरियल सेल्फ में आती है। उसके ऊपर आती है सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ में व्यक्ति और उससे जुड़े लोगों का दृष्टिकोण शामिल होता है। जैसे मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचते थे,
मेरे भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, रिलेटिव क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज आवर सोशल सेल्फ। यानी एक व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग तरह की सोशल सेल्फ रखता है। मैं दोस्तों के बीच में जब जाता हूं तो मैं ऐसा नहीं रहता, मैं घर पर जब जाता हूं तो ऐसा नहीं रहता, ये मेरी सोशल सेल्फ है। और सबसे ऊपर उन्होंने रखा स्पिरिचुअल सेल्फ को। स्पिरिचुअल सेल्फ में हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आते हैं, लाइक हमारी थिंकिंग है, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं, वो सारा हमारा किस में आएगा, स्पिरिचुअल सेल्फ में। इस स्पिरिचुअल सेल्फ से मेरा अभिप्राय सोल या आत्मा, यानी ऐसा कौन, विलियम जेम्स कह रहे हैं कि आत्मा जैसा नहीं है ये, जो मेरा स्पिरिचुअल सेल्फ है वो आत्मा जैसा नहीं है, उससे भिन्न है। फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं कि विलियम जेम्स का और क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो विलियम जेम्स ने इस सेल्फ के अलावा और जो कंट्रीब्यूशन दिया वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जानना जरूरी है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ये बताते हैं कि जो हमारा चेतन है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो एक तो पर्सनल होता है, यानी किसी स्टिमुलस को देख के सेम जैसा मैंने अनुभव किया वैसा आप भी करें, आवश्यक नहीं है। पर्सनल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी जो हमारा चेतन है वो कंटिन्यूअस है, निरंतर है। ये उस तरह से नहीं है जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट बात करते थे। और चेंजेबल है, यानी हमारा चेतन चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। जैसे मान लीजिए इस रिमोट को देख के आज मेरे मन में जो विचार आया है, अगर 2 या 3 दिन बाद मैं सेम रिमोट को देखता हूं तो सेम विचार नहीं आएगा। यानी विलियम जेम्स बड़ी गहन बात करते हैं। वो कहते हैं कि किसी स्टिमुलस के बारे में या किसी परिस्थिति विशेष के बारे में आज जो विचार उठा है, वो परिस्थितियां सेम हूबहू भी करती जाएं तो हमारे विचार, हमारे आइडियाज उसी तरह के दोबारा विकसित नहीं होते हैं। और यही कारण था, या हम कहीं भारत के एक जाने माने फिलोसफर, आप जिसको ओशो के नाम से जानते हैं, प्रोफेसर रजनीश, वो कहते हैं कि मैं तो भाई, मेरे मन में कोई विचार उठता था, कोई आइडिया आता था, मैं वहीं बैठ जाता था और उसको लिखता था, क्योंकि वो विचार दोबारा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बातों में मुझे जुड़ाव नजर आता है। विलियम जेम्स ये कहते हैं कि स्थिति एक जैसी हो भी जाए तो विचार फिर एक जैसा नहीं उभरता है, विचार एक जैसा फिर नहीं आएगा। इसके अलावा ये किसी ऑब्जेक्ट के प्रति होता है और ये हमारा सेलेक्टिव होता है। तो ये था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इनका। इन तमाम बातों के बावजूद अब हम बात करते हैं कि विलियम जेम्स क्या वास्तव में इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो बहुत सारे व्यक्ति इस पे अलग अलग विचार रखते हैं। जैसे भाई, ना तो इन्होंने फ्राइड और डार्विन की तरह बहुत डेप्थ में जाके बात की या गल्टन की तरह इन्वेस्टिगेट किया चीजों को, और ना ही विलियम वुंट और टिचनर की तरह सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई। फिर भी ये इतने प्रसिद्ध कैसे हुए? तो प्रसिद्ध होने की 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं कारण। एक तो ये कि अमेरिका में जो साइकोलॉजी को नई पहचान दिलाई वो विलियम जेम्स ही थे। हालांकि कई व्यक्तियों को इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिसकी वजह से ये चर्चा में आए, जिनमें से वुंट और टिचनर हैं, कुल पे उस समय के व्यक्ति रहे। इनको क्रिटिसाइज भी किया, ये नेगेटिव पॉपुलैरिटी थी। आजकल आप सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चीजें देखते हैं, नेगेटिव प्रचार, वो भी फेमस हो जाता है। एक जो इन्होंने प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच दी थी वो काफी अच्छी रही इनकी, जिसने इनको पहचान दिलाई। और इसके साथ साथ जो हमारा आज की साइकोलॉजी में एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, उसने उस अप्रोच यूटिलिटेरियन या हम कहीं प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच को अपनाया।